हाय गाइस। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कवर करेंगे हमारी डेली लाइफ के, जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हीं एस्पेक्ट्स को कवर करके आपको कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाऊँ और रिवाइज भी कराऊँ। ठीक है। तो सामने जो वर्ड लिखा है ऑब्वियसली उसे देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, और हम सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर पिज़्ज़ा खाना। हालांकि ज़ोमेटो और सबकी सर्विसेज चालू हैं, पर जिस तरह से स्पेशली सूरत में जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने जो टेस्ट बर्ड्स एक्साइट हो रहे हैं ये चीज़ें खाने के लिए, उसको कंट्रोल करें। बट एनीवेज, लेट्स कंसिडर टू सिनेरियो कि आपने पिज़्ज़ा लिया, आपने ख़रीदा, थोड़ा खाया। एक केस में आप जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और दूसरा आप बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अगर नॉर्मल लेट से गर्मी का अगर टाइम होता है, ठीक है, ठंडी में तो ऐसा नहीं होगा, पर बारिश और अगर गर्मी का टाइम है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर वाला पिज़्ज़ा होगा वो आप शायद 1 या 2 दिन के बाद भी खा सकते हैं वापस से गर्म करके। और एक्चुअली विदेशों में जहाँ पे ये इवन इंडिया में भी जो ये रेडी टू ईट पिज़्ज़ा आते हैं वो डीप फ्रीज़र में रखे होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जो है वो उस फॉर्म में रहते हैं और शायद 1 हफ्ते बाद कंज्यूम किए जाते हैं। तो उस हद तक जो है उतने लंबे गैप तक आप जो है पिज़्ज़ा कंज्यूम कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड वही पिज़्ज़ा जो आपने बाहर रखा हुआ है वो जो है दूसरे दिन सड़ जाता है और आप खा नहीं सकते दोपहर तक, या आपने शाम को ख़रीदा था और 24 घंटे के बाद अगर आप देखते हैं तो वो आपके खाने लायक नहीं रह जाता। सो ऑब्वियसली द थिंग इज़ कि रेफ्रिजरेटर जो है वो आपके खाने को फ्रेश रखते हैं। तो लेकिन इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, राइट, हाउ इट इज़ रिलेवेंट टू केमिस्ट्री। सो बहुत ही सिंपल चीज़ है। पहले तो ऑब्वियसली इसके अंदर बायोलॉजी आती है कि जो हमारा खाना ख़राब होता है उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि खुद अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो खाना है उसको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उससे वो लोग जो है अपना रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं, और इसी वजह से जो है ख़राब स्मेल आती है सड़े हुए खाने से। पर बैक्टीरिया का ये जो काम है, राइट, उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मशीनरी है जिसके वजह से वो ये काम कर पाते हैं वो ऑब्वियसली उनके एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादातर उनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस होता है। और जैसा कि हमने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में सबसे बेहतरीन काम कर पाते हैं, अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं। और जब आप अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, भले बैक्टीरिया मौजूद हैं जो एक्चुअली आपके खाने को सड़ा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में इतना कम है, उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा कम है, इस वजह से उनके एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली अपना जो है बेस्ट फंक्शन नहीं दे पाते, अपना काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना सड़ने की प्रक्रिया है वो डिले हो जाती है, राइट, और आप दूसरे या तीसरे दिन तक खाना या चौथे दिन तक खाना कंज्यूम कर सकते हैं। वही चीज़ अगर आप बाहर रखते हैं तो बिकॉज बाहर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट, जिस पर बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो बहुत आसानी से सड़ जाता है, राइट। और यही चीज़ आप गर्म करके भी कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को जैसे बॉईल करते हैं सब्जियों को, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और वो अपनी जो एक्टिविटी है वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसी वजह से कई बार चीज़ों को जो है बहुत ठंडा और फिर बहुत गर्म भी किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिया जाता है टेम्परेचर के हिसाब से, जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया और उनके एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पर जहाँ तक रेफ्रिजरेटर का सवाल है और उनके फंक्शनिंग का सवाल है, तो उसके अंदर मेन चीज़ यही है कि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपने फ्रीज में जो है अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, जब उसके ऊपर से ठंडी गैस गुजरती है तो हीट जो है वो खाने से निकलती है, बिकॉज खाने के अंदर हीट ज़्यादा है और आपकी जो गैस है वो ठंडी है, उसमें हीट कम है, तो हीट खाने से निकल कर गैस की तरफ जाती है, तो उससे खाना ऑब्वियसली टेम्परेचर लूज़ करता है, वो ठंडा होता है, और उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है उनके एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, और जो खाना आपका कुछ ही वक्त में सड़ जाता था उसे काफ़ी लंबा टाइम लगता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, राइट, जो बेसिकली क्या करती हैं, उनका जो खाना है जैसे टमाटर हो गया या आलू हो गया, उस पर बेसिकली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होते हैं, राइट, जैसे कि गामा रेज हो गए, राइट, वो सारी चीज़ों को पास करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करते हैं। और ऐसे जो आलू या टमाटर होते हैं, लेट्स से कि आपका जो नॉर्मल आलू है वो अगर 10 दिन में सड़ता है, तो ऐसे आलू जिनके ऊपर रेडियो एक्टिव रेडिएशन पास किए जाते हैं या पार्टिकल्स पास होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज, ऐसे आलू जो है ऑलमोस्ट 1 महीने तक जो है नहीं सड़ेंगे। तो बेसिकली जो खाने की शेल्फ़ लाइफ है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन के पास होने के बाद बढ़ जाती है।
तो ये जो रेडिएशंस होते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, वो ऐसा तो क्या करते हैं आलू या टमाटर के साथ कि जो आपका खाना है वो जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है फ्रेश रहता है और ख़राब नहीं होता। तो इसके अंदर भी यही होता है कि आलू और टमाटर के अंदर, खास करके पोटैटो के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑब्वियसली खाने को सड़ाने की प्रक्रिया जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब आप गामा रेज जैसी हाई एनर्जी रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स पास करते हैं, तो वो इन एंजाइम्स के थ्रू जब गुजरते हैं तो इनको डीनेचर कर देते हैं, इनके स्ट्रक्चर को परमानेंटली ऑल्टर कर देते हैं। और एंजाइम का पूरा जो काम है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे थ्री डी स्ट्रक्चर जो होता है ना एंजाइम का, इतना ही अजीब व गरीब होता है, पर ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफिक होता है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पीएच पे काम करता है। और जब आप हाई एनर्जी रेडिएशन इनमें से पास करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो परमानेंटली ऑल्टर हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसकी वजह से इनफेक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो कई बार सरकार ने कोशिश की है ऐसा खाना आम जनता तक लाने में, पर आम जनता के दिमाग में एक तरह से ये धारणा है कि अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशन आप पास करते हैं, ये बार बार मैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन बोल रहा हूँ, बट ये हाई एनर्जी रेडिएशन जब आप पास करते हैं खाने में से, तो उससे उसके अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। पर आम जनता ऐसा मानती है कि वो जो रेडियो एक्टिविटी वो खाने में भी आ जाती है। तो एक रेडियो एक्टिविटी से जो नुकसान होता है आपको, कैंसर होना और बाकी चीज़ें, वही चीज़ ऐसा खाने से भी होगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो खाना है उसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और ये ऑलमोस्ट आपका जो रेगुलर फूड होता है उसके जैसा ही होता है। ओके, लेट्स सी, इंडिया में ऑलरेडी भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर में ये जो है इस तरह की फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है, पर कमर्शियल लेवल पर कि आम जनता भी इस तरह का जो है खाना खा पाए, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। वो भी कुछ टाइम में शायद आएगा। दूसरा केमिस्ट्री से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आप अपने कभी फेवरेट रेस्टोरेंट में गए होंगे लास्ट टाइम, ऑब्वियसली लॉकडाउन के पहले, और आपने जब आप हाथ धोने गए थे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले आपका हाथ चिपचिपा होता है और उसको आप पानी से अगर बार बार धोते हैं फिर भी वो चिपचिपापन नहीं जाता। पर जैसे ही आप जो भी हैंड वॉश है या सोप है उसको हाथ में लगाते हैं तो जो चिपचिपापन है वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है वो बेसिकली इन मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई, जिनका नाम सरफेक्टेंट्स हैं। सरफेक्टेंट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, राइट, ताकि दो चीज़ें मिक्स हो पाएँ। ओके, सो हमारे जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं जिससे हम इतना आसानी से हाथ धो पाते हैं, वो भी एक्चुअली सरफेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स देखो तो वो इस तरह से होते हैं, उनको दो हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हेड वाला पार्ट होता है डिटर्जेंट का, राइट, वो पोलर होता है, वहाँ पे चार्ज होता है, वो पानी के साथ इंटरैक्ट करता है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज आप जानते हैं वाटर भी पोलर होता है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की ऐसे चेन का बना होता है, CH2 CH2 CH2, इस तरह से कार्बन का, हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं। लेकिन जब आप बहुत सारा इस तरह से डिटर्जेंट लेते हो पानी में तो एक तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइसील कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो पोलर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ पानी के कांटेक्ट में रहता है, और ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो हो सके पानी से उतना दूर रहना चाहता है तो वो अंदर की तरफ होता है। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है इसे माइसील कहते हैं, और यही स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है आपके कपड़ों को साफ़ करने के लिए और आपके हाथ को साफ़ करने के लिए जब आप हाथ धोते हैं। तो क्या होता है, इस तरह के जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं माइसील, मान लीजिए आपके जो है शर्ट है उस पर दाग लगा है ऑयल का, तो जब ये मॉलिक्यूल पास हो रहा होता है तो जैसे ऑयल के कांटेक्ट में आता है, बिकॉज इसका अंदर वाला पार्ट जो है नॉन पोलर है, ऑयल भी नॉन पोलर होता है, ये आके ऑयल पे चिपक जाता है। और जब वॉशिंग मशीन घूमती है तो एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट होता है, तो पानी जब घूमता है तो पानी के कांटेक्ट में ये बाहर वाला पोलर पार्ट होता है, तो पानी इस पार्ट को भी खींचता है। तो जब ये पार्ट बाहर आता है तो ये अकेले नहीं आता, ये जो अंदर वाला पार्ट है जो ऑयल के साथ चिपका है वो उस ऑयल को अपने साथ लेकर आता है। तो इससे क्या होता है, वो जो नॉन पोलर दाग थे जो पानी से नहीं जाते वो डिटर्जेंट यूज़ करने पर ईजिली निकल जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज माइसिल। और मैंने सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में ये समझाया था कि ये कैसे होता है, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्पीफाइल्स कहते हैं जिनके पास पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है, ठीक है। और आप ये चीज़ करके देख सकते हैं, नॉर्मली ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, पर अगर आप वाटर के अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट डालते हैं और उसके बाद ऑयल मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज आपका जो डिटर्जेंट है वो एक तरह का सरफेक्टेंट होता है, और क्योंकि वो सरफेस टेंशन कम कर देता है पानी और ऑयल के बीच में, उन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो मिसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और यही चीज़ एक्चुअली पता है, आई एम नॉट श्योर अगर आपने नोटिस की होगी, समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे अक्सर आपको झाग बनता हुआ, फोम बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी जो है सरफेक्टेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नॉर्मली पानी में हवा उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती, पर जैसे ही किनारे पर पानी जमा होता है तो हवा उसके अंदर सॉल्युबल होने लगती है और उसी वजह से झाग बनता है। तो किनारों पर पानी के सी शोर पे ऐसा तो क्या होता है जिससे पानी जो नॉर्मली सॉल्युबल, हवा जो नॉर्मली सॉल्युबल नहीं होती वो सॉल्युबल होने लगती है। तो जब समुद्र का पानी जो है शोर पे आता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं उस मिट्टी में वो मिक्स होते हैं,
और ये प्रोटीन भी सरफेक्टेंट का काम करते हैं और उस पानी के सरफेस टेंशन को कम करते हैं। तो जैसे ही पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, वो हवा जो पहले मिक्स होने की कोशिश कर रही थी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से झाग बनना शुरू होता है। आपने कपड़े धोते हुए भी देखा होगा, आपने आपके शायद मॉम को भी नोटिस किया होगा, जब कपड़े धोए जाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो है फोम नहीं बनता, पर जैसे डिटर्जेंट डालते हैं फोम बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डिटर्जेंट भी वही काम कर रहा है कि जैसे आप बेसिकली डिटर्जेंट डाल रहे हैं तो पानी का सरफेस टेंशन कम होता है और आपके आजू बाजू की जो हवा है वो जो है मिक्स होना शुरू होती है और उससे फोम बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो दिस एक्सप्लेन्स सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स। उसी तरह से वेल आई एम श्योर आप में से हम सब कई बार बीमार हुए हैं और आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर जो है सलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। तो ये जो सलाइन सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसे माना जाता है कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ही होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए, इससे ना कम होना चाहिए। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 0.9 ग्राम NaCl आपने लिया है 100 ml वाटर में। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज ये जो सॉल्यूशन होता है ये आपके ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। मतलब इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मैच करता है। क्योंकि अगर आप आपके ब्लड के अंदर कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं और अगर वो आइसोटोनिक नहीं है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं है, तो उससे दो चीज़ हो सकती है, या तो आपके रेड ब्लड सेल्स फूल जाएंगे या तो वो छोटे हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो ऐसे सिकुड़ जाएंगे, और अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो इस तरह से फूल जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ दैट सो इम्पॉर्टेंट कि जो भी फ्लूइड हम बॉडी में डाल रहे हैं दैट हैज़ टू बी आइसोटोनिक, विथ योर ब्लड। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फ्रूट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम मिरेकल फ्रूट है, जो कि मेनली अफ्रीका में पाया जाता है। और इस मिरेकल फ्रूट, बिकॉज मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार या जादू जैसी चीज़ें, तो लेट अस सी कि ये क्या जादू करता है। बेसिकली क्या होता है, इस फ्रूट को जब आप खाते हैं तो उसके खाने के ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे तक हर वो खट्टी चीज़ जो आप खाते हैं वो आपको मीठी लगती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर आयन डिटेक्ट करते हैं, जैसे H+ आयन डिटेक्ट करते हैं। जैसे डिटेक्ट करते हैं ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि आपने खट्टा खाया है। तो ये जो फ्रूट जब आप खाते हैं उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मिरेकुलिन। वो जाके इन टेस्ट बर्ड्स के स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज करता है कि भले आप खाते तो खट्टा है, पर सिग्नल दिमाग को जो है एक तरह से स्वीट का जाता है। तो आप खट्टा खाएंगे फिर भी जो है स्वीट का सिग्नल जनरेट होगा, जो कि खट्टे वाले सिग्नल को सरपास कर देता है, और ओवरऑल आपका जो है स्वीट का सिग्नल जाता है ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे तक। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बिहाइंड दिस। जो प्रोटीन, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना है, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह से प्रोटीन का होता है। और जब आप देखेंगे गूगल इमेजेस में तो आपको प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। मैं जस्ट ऐसे रैंडमली ड्रॉ किया हुआ है, पर प्रोटीन इसी तरह से कहते हैं ना कि एक नॉर्मल पहले लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फिर 2 डायमेंशनल होता है, और फिर इस तरह से इंटरलिंकिंग करते हैं और फाइनली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मिरेकुलिन फ्रूट जो होता है, इस मिरेकल फ्रूट में वो आपके जाके जीभ के टेस्ट बर्ड्स के साथ बाइंड करता है और उनके स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज करता है कि हर वो चीज़ जो आप खट्टी खाते हैं वो आपको कुछ घंटों तक मीठी लगती है। और जैसे विनेगर आप पी रहे हैं जो कि इतना खट्टा होता है, वो आपको ऐसा लगेगा कि आप शुगर का सिरप पी रहे हैं कुछ घंटे तक। और साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस मिरेकुलिन को खाने में, आइसक्रीम वगैरह में या फिर कुकिंग में हम यूज़ कर पाएँ। पर एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो मिरेकुलिन है वो टेम्परेचर के हिसाब से स्टेबल नहीं होता। थोड़ा सा भी आप गर्म करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो चला जाता है। कोशिश की जा रही है किस तरह से इनको जो है हम अपने फूड में एंटर कर पाएँ, बिकॉज ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा शुगर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लोग खास करके जिनको डायबिटीज़ है वो जो है मिरेकुलिन खाकर जो मीठी चीज़ जो उनकी क्रेविंग होती है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पे काम हो रहा है जिनका नाम है टेस्ट एनहांसर्स। टेस्ट एनहांसर्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आप अगर आपके खाने के साथ डाल दें तो वो पर्टिकुलर उस टेस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मान लीजिए पहले आप गाजर का हलवा बना रहे हैं 100 लोगों के लिए, तो उसमें आपने मान लीजिए 5 किलो शक्कर डाली है, तो जो मीठा का टेस्ट, जो मीठापन 5 किलो शक्कर से आएगा, वही आप कैसे ला सकते हैं कि आप 2 किलो चीनी डालिए और आधा किलो टेस्ट एनहांसर्स डाल दीजिए, तो ये सेम स्वीटनेस का लेवल क्रिएट करेंगे जो कि 5 किलो शुगर करता है। रिसर्च चल रहा है इन चीज़ों पर, और सेम चीज़ नमक के साथ भी हो रही है कि ऐसे टेस्ट एनहांसर्स मॉलिक्यूल हैं जो आपको उतना ही नमक का टेस्ट प्रोड्यूस करके देंगे आधे किलो नमक में, जो कि आपके 1 किलो नमक के साथ मिलता है। यानी अगर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए खाना बना रहे हैं
तो केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, और बहुत तरह के इस तरह से इंटरेस्टिंग रिसर्च हो रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने किसी एक लेक्चर में बताया था कि ऐसे पेंट्स आने वाले हैं जो बिजली जो है जनरेट करेंगे और उसे स्टोर करेंगे, जिनका नाम सोलर पेंट्स होने वाला है। फिर ऐसी माइक्रोचिप्स जो है एलॉन मस्क ने जो अनाउंस किया है कि शायद 2020 के अंत में ही या 21 में शायद ऐसी चिप्स आ जाएंगी जिससे आप अपने दिमाग में इंस्टॉल करके जो है इम्प्लांट करके आप म्यूज़िक सुन सकते हैं जब चाहे तब, आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी सारा डेवलपमेंट है उसके पीछे केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड इसीलिए ना कि सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ के अच्छे मार्क्स लाएं और एग्ज़ाम्स क्लियर करें, पर इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करें हमारे वर्ल्ड को बेटर करने के लिए और रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम बता दूं कि आज भी बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में और बांग्लादेश में जो कि आर्सेनिक से परेशान है। आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली हमारे लिए पॉइजनस है, और बहुत सारे जो ग्राउंड वाटर जो हम पीते हैं गाँव में और इवन शहरों में, कुछ एरियाज़ में इंडिया और बांग्लादेश में, वो आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, स्किन डिसीजेज़ होती हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसे स्पेशल फ़िल्टर्स पे काम कर रहे हैं जिससे आर्सेनिक फ्री वाटर बनाया जा सके। एक तो ग्रुप ऐसा जिसने ऐसे बैक्टीरिया बनाए जो जैसे ही आर्सेनिक के कांटेक्ट में आते हैं चमकने लगते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका पानी किस हद तक आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है। प्लस जो फ्रेश वाटर है वो आप देख सकते हैं किस हद तक कम हो रहा है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में पानी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से जो है इतनी ज़्यादा किल्लत है कि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं पानी को लेकर, और ये प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ने वाली है। तो जो सॉल्टी वाटर है कैसे उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाए और किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है अपने आप में। तो अगर आप जैसे स्टूडेंट्स जो ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो पढ़ाई का मकसद ये है कि ना कि सिर्फ आप अच्छे नंबर लाएं, पर इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और इस पृथ्वी पे जो जीवन है, जो लाइफ है, उसको बेहतर बनाएं, सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ आप मूव करें। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की, और इसीलिए कॉन्सेप्ट्स समझने का जो एक मोटिवेशन जो होता है सिर्फ मार्क्स के लिए, उसके बियॉन्ड सोचना ज़रूरी है। भले ही आप स्कूल लेवल पर ना करें, पर एटलीस्ट कॉलेज लेवल पर जब आप जाएँ, जब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होता है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको जो है लेकर आऊँगा जहाँ पे आप ही की तरह स्टूडेंट्स ने कुछ बहुत बड़े इनोवेशंस किए हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आगे चल के, और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और वो हर चीज़ मिली है जो आपको सिर्फ मार्क्स लाकर या एग्ज़ाम क्लियर करके मिलती है, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा मिला है। सो दैट इज़ वाई माई एम्फोसिस इज़ ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, and that's why you should not only study for marks but also to use these ideas and concepts to make the human life better or any other life better on this planet. So thank you so much for watching this video.